प्रतिरोध का स्वर जनवरी 2025। शीर्षक 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस पर जनवादी अधिकारों के हनन तथा मुस्लिम धर्मस्थलों पर हमलों की निंदा। मुख्य पाठ। जनहस्तक्षेप, दिल्ली राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग। उम्मीद, अमन और तरक्की की सुबह से पहले देश में नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों पर बढ़ते हमले आने वाली और स्याह रातों का आगाज है। फासिस्ट सत्ता के बूटों की आहट सुनाई दे रही है। इन चुनौतियों के मद्देनज़र 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जन हस्तक्षेप द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) के सहयोग से एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अध्यापकों, वकीलों, पत्रकारों, बुद्धिजीवी और लोकतंत्र पसंद नागरिक समाज के अनेक तबकों ने हिस्सा लिए। जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉक्टर विकास बाजपेयी ने बैठक के प्रारंभ में लोकतंत्र निर्माण के लिए मानवाधिकारों की रक्षा विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तावना रख। सभा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार और जन हस्तक्षेप के सहसंयोजक अनिल दुबे ने किए। बैठक को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी, जाने माने मानवाधिकारवादी वकील कॉलिन गोंजाल्विस व संजय पारीक, पूर्व डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता नारायण और द वायर के संस्थापक संपादक एम.के. वेणु ने संबोधित किए। यह बैठक मानवाधिकारों के बढ़ते हनन के माहौल में आयोजित की गई, जबकि नागरिक अधिकारों पर पहले हुए हमले के लिए अभी तक जवाबदेही तय नहीं की गई है। असहमति को अपराध माना जा रहा है। यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत बंद छात्रों, राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दलितों व मुसलमानों को बार बार जमानत देने से इनकार किया गया है और न्यायपालिका तेजी से सत्ताधारी पार्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ रही है और सर्वोच्च अदालत के फैसले बहुधा संविधान की रोशनी के बजाय ईश्वरी प्रेरणा से निर्देशित हो रहे हैं। वक्ताओं ने इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सबसे पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लहरी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों पर वर्तमान सरकार की सनक और कल्पनाओं का पालन करने के लिए डाले जा रहे जबरदस्त दबाव को रेखांकित किए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बिना किसी डर के रिपोर्टिंग करने के अधिकार पर हमला एक महत्वपूर्ण रणनीति रही है। यही कारण है कि असहमति जताने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। संवैधानिक और मानवाधिकारों को कमजोर करने में न्यायिक मिलीभगत के कई उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए कोलिन गोंजाल्विस ने जोर देकर कहा कि देश की स्थिति लोगों की कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। उन्होंने हाल ही के एक उदाहरण पर प्रकाश डाला, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा अदालत में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर हिंदुत्व के फासीवादी एजेंडे का समर्थन किया। कोई भी ऐसे न्यायाधीशों से संवैधानिक मूल्यों का पालन करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने की उम्मीद कैसे कर सकता है? एक अन्य उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित दशकों पुराने कानून, जमानत नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत को पलटते हुए उसी अदालत की एक पीठ ने कहा था कि गंभीर अपराधों के मामलों में ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर विचार भी नहीं करना चाहिए। न्यायालय का ऐसा रवैया नागरिकों के अधिकारों के लिए बुरा है और राजनीतिक कैदियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ेगा। संजय पारीक ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सरकार वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करने से कहीं आगे बढ़ गई है। सरकार का प्रयास लोगों को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए विचारों की स्वतंत्रता को भी नियंत्रित करने की ओर बढ़ रहा है। नंदिता नारायण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति द्वारा जो बदलाव किए जा रहे हैं, वे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, संसाधनों और व्यापक सामाजिक वास्तविकता का विश्लेषण करने और समझने की क्षमता से वंचित कर देंगे, जो उनके भविष्य और समाज की भलाई को आकर देती रही है। वह तर्क और असहमति नहीं कर सकेंगे। प्रतिक्रियावादी और कट्टर हिंदुत्ववादी विश्व दृष्टिकोण को एक निर्विवाद वास्तविकता के रूप में अपना लेंगे। द वायर के संपादक एम.के. वेणु ने अपने लंबे पत्रकारिता करियर का हवाला देते हुए मुख्य धारा के मीडिया और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच की गतिशीलता पर विस्तार से बात। भाजपा आरएसएस द्वारा अपने पीलियाग्रस्त विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए एक प्रचार उपकरण के रूप में मुख्य धारा पर पूर्ण एकाधिकार के जवाब में ये प्लेटफॉर्म उभरे हैं।
इस संबंध में अनेक अध्ययनों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक समझदार लोग मुख्य धारा के चैनलों से पूरी तरह दूर हो गए हैं। उनकी राय में यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो चाहते हैं कि मीडिया वास्तव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाए और लोगों के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की रक्षा कर। बैठक के समापन से पूर्व एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई कि सभी राजनीतिक कैदियों और छात्र कार्यकर्ताओं को तत्काल जमानत दी जाए, जिन्हें बिना किसी सुनवाई के वर्षों से अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक हमले की हाल की लहर को रोका जाए, जिसमें उनके पूजा स्थलों पर हमले भी शामिल है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का सख्ती से पालन किया जाए तथा मणिपुर में चल रहे संकट के समाधान में विफल रहने के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाया जा। सभा के अंत में अनिल दुबे ने सभी वक्ताओं और अतिथियों का धन्यवाद किए। नागरिक समाज, इलाहाबाद, जन आंदोलन ही मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। नागरिक समाज, इलाहाबाद ने विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर 9 दिसंबर को स्वराज विद्यापीठ में एक सेमिनार आयोजित की जिसे कारवां के संपादक श्री हरतोष बल ने संबोधित किए। बैठक का परिचय संयोजक श्री विनोद तिवारी ने दिया और कहा कि मानवाधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। भारत में आज यह लगभग एक नए सिरे से स्वतंत्रता आंदोलन जैसा है। श्री बल ने कहा कि भारतीय राज्य भारत के एकीकरण का दावा करता है, पर वह लोगों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी आबादी को शिक्षित नहीं कर रहा है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि जहां हिंदी को सभी क्षेत्रों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, वहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के स्थान पर संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। उन्होंने 1925 में आरएसएस के गठन के बारे में बताते हुए कहा कि इससे पहले वी.डी. सावरकर ने 1909 में अपनी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत पर जोर दिया था और बहादुर शाह जफर के स्मारक बनाने की मांग की। 1911 में अपनी गिरफ्तारी के बाद कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने अपनी दया याचिका लिख। 1919 में उनके विचार अंग्रेजों की प्रशंसा में बदल गए थे। जब गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, तो सावरकर ने मध्य एशिया से प्रवेश करने वाले लुटेरों को बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों के साथ एकता की बात। फिर उन्हें अपना हिंदुत्व लिखने की अनुमति दी गई, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के दुश्मन के रूप में लक्षित किए। यह तब प्रकाशित हुआ जब वह जेल में थे। इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने बताया कि 1923 में बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड उनसे जेल में मिलने गए और उनकी और उनके भाई बाबाराव सावरकर की रिहाई की शर्तें तय की गई। इसी के साथ खुद की रिहाई के बाद सावरकर नागपुर गए और वहां उन्होंने अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुसलमानों से लड़ने के लिए संगठित होने का आह्वान किए। हेडगेवार उनकी टीम का हिस्सा थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने आरएसएस के गठन में षड्यंत्रकारी भूमिका निभा। आरएसएस ने 1927 में नागपुर में पहले सांप्रदायिक दंगों में भाग लिए। 1937 से 38 में श्री गोलवलकर ने अपनी वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा था कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया, वही हमें भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गोलवलकर पर एक लंबा लेख लिखा था। उन्होंने यह पूछते हुए कि गुजरात में किस प्रकार के व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, बताया कि केवल वे जो मुस्लिम या मार्क्सवादी है या दोनों है। पूजा स्थल अधिनियम सभी पूजा स्थलों की स्थिति को, जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे, मान्यता देता है। यह तर्क किसी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान या काल्पनिक अतीत के गौरव पर आधारित नहीं है। यह स्वतंत्रता के लिए एकता पर आधारित था। लेकिन आरएसएस अतीत का हवाला देता है, वह भी आज के हमलों को सही ठहराने के लिए। चूंकि सरकारी संस्थाएं स्वतंत्रता और एकता पर आधारित भारत की पहचान के वास्तविक तर्क को कायम नहीं रख रही है, इसलिए अब इस लड़ाई को खड़ा करने की जिम्मेदारी लोगों पर है।
पीयूसीएल इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री आनंद मालवीय ने उशून्य प्रशून्य पीयूसीएल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय न्यायमूर्ति राम भूषण मेहरोत्रा का एक संक्षिप्त योगदान प्रस्तुत किया, जिनका जन्म 10 दिसंबर को हुआ था। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर R0C0 त्रिपाठी ने की, जिन्होंने याद किया कि कैसे कांग्रेस ने भी आपातकाल के दौरान लोगों पर फांसीवादी दमन लागू किया और सिख समुदाय पर सांप्रदायिक हमला किया था। उन्होंने मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक एकता और संघर्ष की अपील की। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।